Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. And before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer and these disclosures also. आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का जो नाम है दैट इज राइट इशू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स एंड की कंसिडरेशन। तो आज हम समझेंगे राइट इशू क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए ये टॉपिक क्यों जो एक इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई भी इन्वेस्टर है तो उसकी मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी में तो कभी ना कभी तो कोई कंपनी राइट इशू अगर मतलब उसको अगर मिलता है तो दैट उसको पता होना चाहिए कि क्या उसको वहां पे एक्शन लेना है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को करना क्या है यहाँ पे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको अगर हम समझें राइट इशू क्या है, राइट इशू समझ लेते हैं राइट इशू है क्या। तो मतलब जब भी किसी कंपनी को कोई पैसा चाहिए होता है तो वो अपनी जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनको एडिशनल शेयर इशू करके कैपिटल रेज कर लेती है और वो जो एडिशनल शेयर है वो उनको डिस्काउंट पे देती है। तो तभी वो लेंगे, अदरवाइज तो मार्केट से ही बाय कर लेंगे अगर वो डिस्काउंट नहीं होगा तो कई बार वो डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है। कई पीछे एक कंपनी थी संदूर मैग्नीज, तो उसका आई थिंक जो स्टॉक प्राइस चल रहा था 4500 का, तो उन्होंने जो अपना राइट इशू निकाला 10 रुपए के ऊपर ही निकाला। मतलब इस टाइप से भी होता है। वो क्या पर्पस था, अगर फंड की जरूरत है तो फिर वो इतने सस्ते पे क्यों बेच रहे हैं। चलिए वो एक अलग टॉपिक है। तो ऐसा एक रेशो होती है कि आपको मान लीजिए 4 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा। मतलब आप अगर आप 4 शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में 1 शेयर, मतलब कि अगर 100 शेयर है तो उसके बदले में 1/4। तो रेशो ऐसे निकल जाएगी 1/4, मतलब 100 के पीछे 25 शेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये कंपनी सेम आईपीओ की तरह या तो कंपनी डेट पे करने के लिए कर रही है या अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कोई एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो ये पर्पस हो सकता है। पर्पसेस मोस्टली इसका आईपीओ की तरह सेम रहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आईपीओ में आप एक्शन ले ना ले दैट इज नॉट, मतलब कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बोनस के साथ कंपेयर करके भी समझाऊंगा तो लोग शायद बोनस से ज्यादा समझेंगे, क्योंकि उसको राइट इशू बोनस इशू ऐसे लगता है कि हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है। बोनस इशू भी ऐसे होता है कि हाँ यार 4 के बदले में 1, 1 के बदले में 1, तो समथिंग कहीं ऐसा कुछ कॉमन क्या है इसमें। कॉमन बहुत कम चीजें कॉमन है। कॉमन सिर्फ इशू के नाम से ऐसा कुछ कॉमन है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हम डिफरेंस से समझेंगे क्या कॉमन भी हो सकता है। तो राइट इशू में कंपनी क्या है कि फ्रेश कैपिटल रेज करती है। आपको ये समझना चाहिए कि क्या है कि राइट इशू में क्या हो रहा है, जैसे आप कंपनी को पे कर रहे हो तो उसके बदले में आपको शेयर मिल रहे हैं, तो एक फ्रेश कैपिटल रेज हो रही है कंपनी के लिए। लेकिन बोनस में क्या हो रहा है कि आपको वो बोनस शेयर फ्री में दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है। वो कंपनी के जो रिजर्व होते हैं जस्ट उनको कैपिटलाइज करना, रिजर्व यूज करके। तो यहाँ पे कैश के अगेंस्ट में शेयर इशू होते हैं, वहां पे रिजर्व के अगेंस्ट में इशू हो जाते हैं। तो यहाँ पे पर्पस डिफरेंट है। तो फ्रेश कैपिटल यहाँ पे रेज करना पर्पस है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को बाय करने पड़ते हैं शेयर, तो जबकि बोनस में ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कोई उसको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट कंपनी ने इशू किया तो आपके अकाउंट में एज पर द जो रेशो रहती है उस रेशो के अकॉर्डिंग जितने आपके पास शेयर है तो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन राइट इशू के केस में वो शेयर्स आपको सब्सक्राइब करने पड़ते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और जो इसमें क्या होता है, कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ती है, वो उसके केस में भी बोनस में बढ़ती है, बट कंपनी के पास कोई एडिशनल कैश बोनस में नहीं आता है। लेकिन राइट इशू के केस में एडिशनल कैश कंपनी की बुक्स में आता है। तो एक बेसिक डिफरेंस और क्या है, बड़ा डिफरेंस, अगर आप राइट इश्यू को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो होल्डिंग की जो वैल्यू में डिल्यूशन हो जाता है, वो हम समझेंगे कैसे होता है। लेकिन बोनस के केस में ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है कि आपने सब्सक्राइब ही नहीं करना है, वो तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाना, तो कोई डिल्यूशन का कोई सवाल ही ऐसा खड़ा नहीं होता है। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। इसको थोड़ा धीरे धीरे हम और समझेंगे क्या ऐसा डिल्यूशन क्या है, वो भी इसको समझेंगे। तो राइट इशू समझा,
तो राइट इशू किस तरह से आपके अकाउंट में आता है, वो एक राइट एंटाइटलमेंट के नाम से आप देखें कि आपके अकाउंट में एक नए शेयर ऐड हो जाते हैं। तो जब भी राइट इशू आएगा उसमें हम डेट्स को भी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होती है, जैसे रिकॉर्ड डेट रहता है, तो फिर लिस्टिंग डेट है, कब तक वो राइट इशू ट्रेड करेगा, फिर कब इशू ओपन होगा, कब इशू क्लोज होगा, राइट को जो एंटाइटलमेंट है कब आपको वो कब तक मतलब सेल कर सकते हैं, दीज आर सम डेट्स, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो राइट एंटाइटलमेंट सबसे पहले समझना है कि जब भी कोई कंपनी राइट इशू करती है तो आपके अकाउंट में वो दैट अकॉर्डिंग टू द रेशियो डिफाइंड, तो राइट एंटाइटलमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेड भी करते हैं, बट वो वेरी लिमिटेड पीरियड के लिए वहां पे ट्रेड करते हैं। तो उसके बाद वो उसको क्या बोलते हैं कि वो लैप्स हो जाते हैं, कुछ इस टाइप से आप वर्ड यूज करते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, वो उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो फिर आपको या तो देखिए दो चीज है यहाँ, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट राइट एंटाइटलमेंट को समझना। तो एक तो ये समझें कि किस तरह से शो करेंगे। मान लीजिए कोई भी शेयर है, मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, उसने आपका क्या कहते हैं राइट इशू किया, और आपके अकाउंट में जो आईरी आएगी राइट रिलायंस के ना साथ में आर ई लिख के आ जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर पास्ट में जैसे किसी कंपनी ने कोई राइट इशू किया तो किस तरह से वो शो होता है। जैसे हिंदवेयर ने पास्ट में किया था, मान लीजिए जैसे हिंदवेयर में टाइप करता हूँ तो किस तरह से राइट एंटाइटलमेंट, देखिए हिंदवेयर होम इनोवेशन राइट एंटाइटलमेंट, अभी ये ट्रेड नहीं कर रहा होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे ये कोई ट्रेड नहीं कर रहा है। उस ये लास्ट कुछ जो भी ट्रेड हुआ था 23 रुपए पे ट्रेड हुआ था, और हाई था इसका नियर अबाउट 60-80 रुपीज का। तो ये चीजें रहती हैं। तो आपको एक चीज ये मैं और भी, हाँ सबसे बड़ा, चलिए अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राइट इशू ये एंटाइटलमेंट है। देखिए इससे पहले क्या होता था, ये प्रोसीजर समथिंग आई मेरे को लग रहा है 20-21 में जाके किसी टाइम से शुरू हुआ था, एग्जैक्ट डेट मेरे को अब ध्यान में निकल गई है। पहले क्या होता था कि राइट इशू आता था तो मान लीजिए किसी को नई नॉलेज है तो उसने नहीं ध्यान दिया, उसको अप्लाई करना था तो वो अप्लाई नहीं कर पाया, तो उस वजह से उसका लॉस हो जाता था। लॉस कैसे हो जाता था कि जैसे 500 रुपए का उसका शेयर का प्राइस चल रहा था तो राइट इशू आ गया 400 पे, ठीक है, तो वो शेयर जो है डिस्काउंट होकर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वजह से उसके जो होल्डिंग थी करंट, उसकी वैल्यू तो कम हो गई क्योंकि शेयर प्राइस कम हो गया, लेकिन उसको नए शेयर नहीं आए। तो इस वजह से अगर वो नए शेयर या तो वो जो राइट को सेल कर देगा या उसको अप्लाई करेगा तो देन इट विल बी, उसके लिए वो उसकी वैल्यू में डिल्यूशन फिर नहीं आएगा। तो दैट इज द मेन पॉइंट है कि उसको जो राइट जो आ रहा है एंटाइटलमेंट उसके अकाउंट में आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना है। आइदर या तो वो राइट इशू को राइट एंटाइटलमेंट को सेल कर दे बिफोर जो वो लैप्स हो तो ट्रेड होना बंद हो जाए, या वो राइट को अप्लाई करे। तो ये दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे और इससे रिलेटेड टॉपिक समझते हैं। तो शेयर प्राइस का डिस्काउंट कैसे होता है, तो हम ये भी चीज समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक शेयर है तो उसका प्राइस चल रहा है आपके पास 500 का, ठीक है, तो कंपनी ने 400 की प्राइस के ऊपर राइट इशू जो जारी किया, ठीक है, राइट इशू दिया। तो आपको रेशियो थी मान लीजिए 4:1 फॉर न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, ठीक है। तो उसका प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, अब राइट जो डिस्काउंट कैसे होगा, मान लीजिए अभी तो ओल्ड होल्डिंग थी आपकी 500 के हिसाब से 100 शेयर मान लीजिए, तो आपका 100 शेयर्स की वैल्यू होगी आपकी 50,000 आएगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अब नए शेयर जो आ रहे हैं तो आपको 4 के बदले में एक और इशू हो रहा है, तो मीन्स 25 शेयर और आएंगे आपको अगर आपके पास 100 शेयर थे। तो आपके पास 10,000 शेयर, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा, मैं अगर एक्सेल, चलिए एक्सेल की हेल्प से अगर देखना है तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बनाया नहीं एक्चुअली, जस्ट मिनट, क्या हो गया, 1 मिनट, चलिए इसको प्रेजेंटेशन देख लो, मैं नीचे करता हूँ। चलिए एक्सेल की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मेरे को था कि शायद विदाउट एक्सेल काम चल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल की हेल्प से इस पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे
कि कैसे डिस्काउंटिंग होती है। मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर है, उसका प्राइस चल रहा है 500 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसका प्राइस चल रहा है 500, ठीक है। तो वैल्यू होगी इसकी, कितनी वैल्यू होगी, जस्ट ए मिनट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50,000 की वैल्यू होगी। अब मेरे पास मेरे को 4:5 की रेशो में मेरे को शेयर मिलेंगे, तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी निकाल सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे को 25 शेयर मिले, उसका प्राइस है 400, ठीक है। तो अब 10,000 रुपए के वो हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये ना एवरेज हो जाती है। जो भी अगर आप बोनस भी देखते हैं, मान लीजिए कई बार बोनस से आपको मैं सिंपल ये क्लियर हो जाएगा, वो डिस्काउंटिंग हर जगह सेम तरह से काम करती है। मान लीजिए आपको कोई बोनस मिला, उसका शेयर का प्राइस था 100 और सिंपल रेशियो लेते हैं 1:1 का बोनस है, 200 वाला, अगर आपको एक के साथ एक बोनस मिला तो उसका प्राइस आपका 100 रुपीज रह जाता है, तो टोटल वैल्यू आपकी सेम होगी। तो ये चीज जो फंडा है हर जगह ही काम करता है। तो अब ये जो 10,000 है, तो ये वैल्यू आपकी यहां से कम होगी, वो आपको एडिशनल शेयर मिलेंगे, तो उससे आपका, या आप इसको दूसरी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी इसको क्या करेंगे, दिस वन प्लस दिस, तो ये हो गया आपका 60,000, ठीक है। तो अब ये टोटल वैल्यू होगी आपकी 60,000 की, मैं थोड़ा सा गलत समझा गया था। तो 60,000 ये टोटल वैल्यू है आपकी 125 शेयर्स की, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझिए दिस, ठीक है। तो अब हम इसकी जो प्राइस तो अब क्या होगा, प्राइस आपका कितना रह जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसका प्राइस 480 रह जाएगा आपका शेयर का प्राइस। तो अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने वो ना तो राइट सेल किया और ना ही वो सब्सक्राइब किया, तो ये क्या होगा, आपकी जो वैल्यू होगी 480 के हिसाब से हो जाएगी, वो 48,000 रह जाएगी। तो ये आपका 2,000 का लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना जरूरी है कि राइट अगर एंटाइटलमेंट, या तो एंटाइटलमेंट का भी करीब करीब क्या होगा, मान लीजिए अब राइट इशू आया, अब ये तो हो जाएगा उसका डिस्काउंटेड प्राइस 480, ठीक है। तो 400 रुपए के ऊपर आपका राइट इशू आया है, ठीक है। ये दिस माइनस मैं इसको करता हूँ, तो 80 रुपीज क्या होगा, उसका एंटाइटलमेंट का आपका वैल्यू होगा, ठीक है। 80 रुपए का उसका प्राइस होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा, वो अलग चीज है। वैसे थ्योरेटिकल जो रहेगा वो 80 रुपीज रहेगा, वो कम ज्यादा वो शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वैसे भी क्योंकि उसने लैप्स होना है तो वो खत्म हो जाएगा, उसका प्राइस में वोलेटाइल ज्यादा रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि उसका शेयर प्राइस आपका डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। और मैं इसके साथ में आपको बाद में लास्ट में आपको एक साइकोलॉजिकल भी एक जो पॉइंट है, फैक्टर है, वो भी आपको डिस्कस करूंगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको राइट इशू अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दीज आर, तो ये हमने डिस्कस किया था डिस्काउंटिंग ऑफ शेयर प्राइस। तो अभी हम, ये क्या है, प्राइसिंग ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। तो राइट एंटाइटलमेंट जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो कम स्टॉक प्राइस है, मान लीजिए 500 का था, ठीक है, लेकिन 400 पे आपका वो इशू प्राइस आया है राइट का, ठीक है। तो जैसे हमने ये कैलकुलेशन से समझा कि इस हिसाब से आपके जो 125 शेयर हो जाएंगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग, जब आप 25 मिलेंगे तो टोटल 60,000 उनकी कॉस्ट बन गई। तो टोटल शेयर दोगे 125, तो 480 का आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। तो इशू राइट इशू का प्राइस 400 है, तो एंटाइटलमेंट का जो प्राइस होगा आरई का वो 80 रुपए होगा थ्योरेटिकल, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को भी साथ में समझ लीजिए, इसको थोड़ा दोबारा से समझ सकते हैं इसको कैलकुलेशन को। आप जो प्रैक्टिकली जो राइट इशू पास्ट में आए हैं, थोड़ा सा उनको चेक करके उनके राइट का जब लिस्टिंग हुई तो वो क्या रेट पे हुई, कैसे ट्रेड किया, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज सोर्स बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम बाद में और भी एक तो केस स्टडीज हम कर लेंगे। जैसे मैंने सिंपल सर्च करके भी कर सकते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, ये यहाँ पे सभी आपको आईपीओ वगैरह सब डिटेल मिल जाती है। मैंने गूगल पे सर्च मारा रिसेंट राइट इश्यूज इन इंडिया करके, तो आपको ये मिल जाएगी लिस्ट, ठीक है। राइट इशू क्या क्या अभी रिसेंट 2024 में कौन से हुए हैं, और यहाँ पे अभी 2025 में भी अभी कौन कौन से, अभी ओपन भी कौन से हैं यहाँ पे इशू, ओपन अपकमिंग, ये सारे वो आपको डेट मिल जाएगी यहाँ पे डिटेल।
तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे राइट एंटाइटलमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है आपके लिए, रिकॉर्ड डेट है एक सबसे पहले, कि आप अगर राइट इश्यू के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड डेट का पता होना चाहिए। मान लीजिए तो रिकॉर्ड डेट क्या है, मतलब वो कट ऑफ डेट है। पहले थ्योरेटिकल मीनिंग समझ लेते हैं। दैट इज कट ऑफ डेट डिसाइड हु इज एलिजिबल फॉर द राइट इशू। मान ली एंड इफ यू ओन शेयर्स ऑन और बिफोर दिस डेट यू गेट राइट एंटाइटलमेंट। तो ये किसी भी केस में आपको ये मतलब काम करेगी रिकॉर्डेड, चाहे वो बोनस के केस में है, स्प्लिट के केस में है, डिविडेंड के केस में है। तो सेम रूल जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कि अगर आपके पास वो शेयर रिकॉर्ड डेट मतलब से पहले आप ओन करते हैं, ओन और बिफोर, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल है। तो उस रिकॉर्ड डेट को ओन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज करिए कि किसी का इसकी राइट इशू की रिकॉर्ड डेट है 1 अगस्त, ठीक है। तो आपको उसको 31 से पहले बाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन डिलीवरी का लगता है। तो वो आपके अकाउंट में 1 अगस्त को आएगा, तभी वो रिकॉर्ड डेट पे आपको शो होगा। तो उस रिकॉर्ड डेट पे और क्या होता है, रिकॉर्ड डेट वाले दिन एक तो आपको बाय करना है, तो उसी दिन ही जो शेयर प्राइस डिस्काउंट होता है, वेदर वो किसी भी केस में डिविडेंड है आपका, चाहे वो बोनस है, स्प्लिट है, तो वो डिस्काउंटिंग होती है जब भी वो रिकॉर्ड डेट वाले दिन, क्योंकि उसे एक दिन पहले तक आपको बाय कर लेना है, ठीक है। तो आपको एलिजिबल होने के लिए अगर रिकॉर्ड डेट 1 अगस्त है तो आपको 31 जुलाई को एक दिन पहले बाय करना है। अगर उससे पहले वर्किंग डे नहीं है तो ये चीज ध्यान में रखना, जो उससे पहले का जो भी वर्किंग सेशन है, मान लीजिए 1 अगस्त का मंडे है, तो आपको फ्राइडे वाला जो सेशन होगा वो जो भी 28 या 29 तारीख जो भी बनेगी, तो उसके हिसाब से बाय करना है आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेट है रिकॉर्डेड, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप अगर किसी राइट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो उससे पहले आप बाय कर सके। तो दिस वाज द रिकॉर्ड डेट। तो राइट इश्यू फिर ओपन कब हो रहा है, तो मान लीजिए 5 तारीख की ओपनिंग की डेट है, ठीक है, ताकि जब से वो अप्लाई कर सकते हैं। राइट इश्यू क्लोजिंग डेट, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है अगर आपको वो राइट इश्यू चाहिए, ठीक है। और ये क्लोजिंग डेट मान लीजिए 12 अगस्त है, ठीक है। रिन्यूंसिएशन पीरियड, तो रिन्यूंसिएशन पीरियड क्या है कि जैसे जब आरई आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है, तो मान लीजिए 5 तारीख को ये आरई आपके अकाउंट में आ गई, ठीक है, तो वो 5 से 10 तारीख तक वो ट्रेड करेगी, ठीक है। तो 10 तारीख तक आपको वो आपका राइट रिन्यूअनाउंस करना है, अगर आपको राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में समझा था राइट एंटाइटलमेंट, तो यहाँ पे जैसे 80 रुपए का प्राइस आ रहा था मान लीजिए, और आपको 25 शेयर मिल रहे थे इसके 100 के पीछे, तो यहाँ पे करीब करीब 2000 रुपीज की वैल्यू बनती है। वो इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले तो क्या है कि अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है तो ये आप अगर नहीं करेंगे तो ये आपका 2000 का सीधा नुकसान हो जाएगा। आपकी मान लीजिए यहाँ पे टोटल वैल्यू थी 500 के हिसाब से 100 शेयर, तो 50,000 के पीछे 200 का लॉस हो रहा है। तो ये आपको इसलिए रिनाउंस करना जरूरी है अगर आपको अप्लाई नहीं करना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार मैं इस टॉपिक को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये हो गए हमारी की डेट्स में हमने डिस्कस किया। रिकॉर्ड डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट डेट मैंने बताया कि राइट को जो रिनाउंस करने की जो लास्ट डेट है वो आपको जरूर देखनी चाहिए कि वो कौन सी लास्ट डेट है, ताकि उससे पहले पहले आप सेल कर दें। तो या तो फर्स्ट डे में सेल करें या जो भी उसके बीच में या लास्ट में, किसी भी डे में। वो अब फर्स्ट डे में प्राइस ज्यादा होगा या लास्ट में, वो मैटर वो अलग इश्यू है, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कैसे करें, चलिए ये भी तो हमारे आई थिंक ओके। अलॉटमेंट डेट, ये कुछ डेट्स हमारी एक मिनट मिस होगी, तो ये हो गया। तो अलॉटमेंट डेट जब वो जैसे आप आईपीओ अलॉटमेंट होती है उसी तरह से आपने अप्लाई कर दिया तो अलॉटमेंट का एक आपको आ जाता है कि आपको राइट इशू अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चीज में और भी एडिशनल है, तो राइट इशू में आप जितने आप एलिजिबल है, मान लीजिए 25 शेयर के एलिजिबल है, तो कई बार आपको ज्यादा अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे देता है, लेकिन वो क्योंकि कुछ लोग मान लीजिए जिनको नहीं मालूम, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो वो आपको मिल जाते हैं। तो दैट वो एक चांसेस रहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि मैं ये बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
ठीक है, वो हम समझेंगे कि उसके लिए आप क्या फॉर्मूला, क्या टेक्निक यूज करें। तो फिर उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट ऑफ शेयर तो क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे आईपीओ की तरह आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो गए। ठीक है, ये मान लीजिए 20 अगस्त है, तो फिर वो लिस्टिंग हो जाती है, जैसे आईपीओ की लिस्टिंग होती है, वो भी ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद। ठीक है, तो ये मेन मेन हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अप्लाई करने के लिए इसमें आपको ऐप, आपकी ब्रोकर की ऐप से ऑप्शन नहीं मिलेगा। आई थिंक ये आपको आपकी नेट बैंकिंग में जाएंगे तो वहां से जहां पे आईपीओ का ऑप्शन होता है, लाइक एसवा का जो एक फीचर रहता है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा राइट इशू का। ठीक है, तो वो आप जो भी इशू क्लोज होने से पहले पहले वहां से अप्लाई करिए। तो ये मेन अप्लाई करने का वो आपकी नेट बैंकिंग से आप देख सकते हैं। आई थिंक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहां से आपको डिटेल्स वो मांगेगा आपकी डिपॉजिटरी की, और कौन सा शेयर आपको जो भी करना है राइट इशू में अप्लाई करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां से लिस्ट में आपको आ जाएगा जो जो राइट इशू ओपन है। तो ये हमारा हो गया अप्लाई कैसे करना है। और सबसे मेन जो एक कि आप इसको अप्लाई करें या ना करें, तो ये मेन एक क्वेश्चन है। तो ये मैं पहले तो थ्योरेटिकल एक आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा एक मैं आपको साइकोलॉजिकल एक पैरामीटर बताऊंगा जिसपे आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आप अप्लाई करें या ना करें। तो सबसे पहले कि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि आपने शेयर लिए हैं, अगर अच्छी लग रही है तभी लिए हैं। लेकिन कई बार गलत कंपनी में हम ले लेते हैं, तो हम एग्जिस्टिंग क्वांटिटी को तो हम होल्ड करके रखते हैं कि ठीक है यार, मैं ये नहीं बेचूंगा, ठीक है इसको अभी वेट करूंगा। लेकिन एडिशनल वो अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छी नहीं है तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। तो राइट इश्यू का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरा पॉइंट, तो ये भी तभी जब कंपनी तो फंडामेंटली अच्छी ही होनी चाहिए, तो ये भी तभी करेंगे। अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं, कितना भी सस्ता प्राइस हो, तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। यू विश टू अवॉइड डिल्यूशन, आप अपनी जो वैल्यू का डिल्यूशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, यू बिलीव इन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, तो आपको कंपनी अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोशिश कहाँ रहना है, कई बार कंपनी से डेट रीपे करने के लिए कर रही है, तो कई बार उसको थोड़ा सा कोशियसली ले, क्योंकि उसमें कोई ग्रोथ आने वाली नहीं है उस से। लेकिन डेट कम होगा, थोड़ा इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फंडामेंटल अगर कंपनी के अच्छे नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, तो कई बार क्या होता है मार्केट सेंटीमेंट का ये यहाँ पे क्या फैक्टर है, मैं पास्ट में कुछ बताऊंगा। देखिए पास्ट में जैसे आपका हिंदवेयर का ये राइट इशू आया था लास्ट अक्टूबर 24 में, तो भाई बड़े केसेस में होता है। तो क्या होता है कि कई बार अब जिस प्राइस पे राइट इशू आया, उससे भी नीचे के प्राइस पे आपको वो शेयर मिल जाते हैं, तो दैट फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने क्यों लिया। तो और एक कारण है कि अगर आपके पास कैश ही नहीं है, तो फिर आप इधर उधर से पैसे लेके मत लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि राइट इशू के बाद शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो बाकी आप इवेल्युएट करिए कंपनी का पर्पस क्या है राइट का, और फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा। बाकी अभी मैं आपको और प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊंगा कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि ये राइट इशू में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये मैंने एक ब्रीफ में ये भी बनाया है कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 शेयर थे रिकॉर्ड डेट पे, और एलिजिबल है आप 25 के लिए। तो अप्लाई फॉर न्यू शेयर बिटवीन, जैसे हमारी जो रिकॉर्ड डेट हमने इस एग्जाम्पल में ली 5 से 12 के बीच में, और सेल योर आरईज 5 से 10 के बीच में जो इसकी आरओ को सेल करने की डेट थी। तो इन डेट्स को आप ध्यान में रखिए, तो बाकी आपके अकाउंट में वो 20 को क्रेडिट हो जाएगा। तो की टेक अवेज, तो इफ यू आर एलिजिबल, तो आप इन डेट्स को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अगर आप मिस कर देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी हिंदवेयर होम इनोवेशन का। ठीक है, तो ऐसे कई अभी यहाँ से आप भी क्या कर सकते हैं, इतनी लिस्ट है, तो आप भी इस लिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। तो इसमें से मैं आपको जैसे हिंदवेयर होम इनोवेशन, तो इसके अगर आप देखें थोड़ा सा, मैं कोई कंपनी के पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये तो निकल चुका है राइट इशू। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये 7 नवंबर का इशू ओपन हुआ था, और ये क्लोज हुआ था हमारा लास्ट डेट टू बाय शेयर 24 अक्टूबर का। ठीक है, तो इसका इशू प्राइस था जो 220 रुपये इशू प्राइस था। ठीक है, तो ये मैं आपको हिंदवेयर होम इनोवेशन मान लीजिए दिखा रहा हूं। तो ये आप देखेंगे करीब करीब
24 अक्टूबर, ठीक है, या 7 अक्टूबर वगैरह से जब आया तो 295, तो एक बार शेयर प्राइस ऊपर गया सेंटीमेंट के कारण कि राइट इशू आया है। तो उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम ये लास्ट की जो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा ये इसमें मैं फैक्टर्स आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि क्या होता है कि देखिए बोनस के केस में तो इमीडिएटली आपकी जो डिस्काउंटिंग हो जाती है शेयर प्राइस की, तो लेकिन उसमें भी बोनस स्प्लिट में भी कई बार सप्लाई के कारण पहले शेयर मतलब पहले तो सेंटीमेंट के कारण चलता है, बाद में वो उसमें गिरावट भी आ जाती है, तो वो उसमें भी होता है। लेकिन राइट इशू में खास करके क्या होता है, मान लीजिए कोई शेयर प्राइस था, कोई कंपनी उसका प्राइस मतलब 20 रुपए का था, तो उसका जो आपका जो राइट इशू आया मतलब 50% पे आ गया, वो प्राइस आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब 200 भी ले सकते हैं, तो 100 रुपीज पे मान लीजिए आपका वो राइट इशू आ गया, तो आपके पास वो 100 रुपीज वाले जो शेयर हैं, तो वो क्या होगा कि वो उसकी सेलिंग आती रहेगी, वो एक्स्ट्रा लोगों को मिले हुए कि यार ये मेरे को 100 रुपए में मिला है, ठीक है, ये प्रॉफिट में ये मैं निकाल देता हूँ तो बाकी रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर रहता है कि जिसकी वजह से वो शेयर प्राइस कई बार हमें क्या होता है, इवन बिल्कुल ही राइट इशू के आसपास भी वो स्टॉक मिल जाता है, तो हमें लगता है कि यार हमने क्यों अप्लाई किया, यार इसमें तो जरूरत ही नहीं थी कुछ। तो ये एक फैक्टर आप ध्यान में रखिए। तो एक तो चीजें मैं और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वो हेल्प कर सकती हैं। एक तो हमने समझा कि वो कंपनी अगर अच्छी है, लेकिन मैं उसको एक सिंपल सा एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर किसी कंपनी ने पास्ट में 1-2 साल में अच्छा रिटर्न बनाया है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट, ठीक है, और वो आपको सस्ता मिल रहा है अभी शेयर, तो वो आई थिंक आपको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 2 साल में 3 साल में अच्छा रिटर्न बना के दिया है, एक चीज। और एक साइकोलॉजिकली देखिए, मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर राइट इशू कर रही है, वो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, अगर नया ले रहे हैं वो एक अलग बात है। अगर आपके पास वो शेयर पड़ा है, ठीक है, और जो करंट प्राइस चल रहा है आपका बाइंग प्राइस ऑलरेडी उससे ऊपर है, तो आपकी वो करंट होल्डिंग भी वो लॉस में होगी, ठीक है। ये मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रहा हूं, मतलब ये कोई कैलकुलेटिव बात नहीं है। तो आपके पास जो होल्डिंग है, मान लीजिए शेयर प्राइस चल रहा है 200 पे, आपकी बाइंग 300 की है, ऑलरेडी जो आपने बाय किया है वो 300 पे बाय किया था, उसके बाद 200 पे आ गया, अब राइट इशू 100 पे आ रहा है, अब आपको और सस्ता लग रहा है, तो आपको आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। वो रीजन क्या है क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास आपकी टोटल होल्डिंग फिर भी लॉस में ही रहेगी, ठीक है, तो वो आपको लॉस वाली पोजीशन आपकी और बड़ी दिखने लगेगी, ठीक है, कि यार ये मेरा जो पोजीशन है लॉस में खड़ी है, वो आपको साइकोलॉजिकली आपको परेशान करेगी। तो आप मेरे हिसाब से आपको आपकी एग्जिस्टिंग जो क्वांटिटी है उसी को होल्ड करना चाहिए, जब तक कि आपको लगता है कि यार ये कंपनी कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है राइट इशू से, तो डेफिनेटली ये कर देगी कंपनी, या आपको बहुत ज्यादा फेथ है, तो देन आप राइट इशू को अप्लाई करिए। अदरवाइज तो सिंपल इस तरीके से आप एक एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि यार ये पता नहीं मैं करूं या ना करूं, कैसी कंपनी है, क्या होगा कैसे नहीं होगा, किससे पूछूं, तो आप सिंपल एक चीज देखिए, अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग लॉस में है तो आप उसको एवरेज डाउन मत करिए। जैसे हम एक एवरेज डाउन का प्रिंसिपल बोलते हैं कि उसके बजाय हमें एवरेज अप का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो अगर प्रॉफिट में है, तो उसके बाद भी अगर और इसको मिला के भी अगर आप फिर तो प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो इस तरह से अगर आप प्रॉफिट में होल्डिंग है तो आप उसको बाय करिए। सिंपल फंडा मैं आपको फिर बता देता हूं कि उसमें सिंपल पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी होल्डिंग करंट होल्डिंग भी लॉस में है और आप और क्वांटिटी बाय करेंगे, तो क्योंकि वो प्रॉफिट में आने में उसको टाइम भी कई बार लग सकता है, मे बी कई बार लग भी सकता है, कई बार ठीक है राइट इशू इमीडिएटली ओपन खत्म होने के बाद वो स्टॉक रन अप कर दे तो क्या पता वो प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो अगर वो लंबे टाइम तक कहीं वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता रहा तो वो हमें वो पोजीशन परेशान कर सकती है। मैं आपको कई ऐसे केसेस दिखाऊंगा, जैसे पास्ट में एक जैसे मैंने हिंदवेयर का दिखाया, हिंदवेयर का आई थिंक मैंने दिखाया वो उससे भी प्राइस नीचे चला गया, शायद बीच में आई थिंक मिस कर दिया मैंने। हिंदवेयर इनोवेशन का ये चीज देखिए आप, ये प्राइस था,
तो यहाँ पे 220 पे जो आया था रेट, सॉरी आई थिंक मैंने मिस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इश्यू प्राइस 220 था, वो 24 नवंबर को बंद हो 24 अक्टूबर को बंद हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए जैसे मार्केट में जब गिरावट आई तो 177 पे भी मिला। ये कोई स्टॉक प्राइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट में गिरावट आ गई तो उससे भी नीचे, लेकिन किसी भी कारण से आई तो, लेकिन जो उस बंदे को तो होता है ना कि यार मैंने ऐसे 220 में ले लिया, ये तो ऑलरेडी उससे नीचे मिल गया बाद में। तो दिस इज द पॉइंट कि ये चीज मेरा एक पॉइंट था। और जैसे मैंने कुछ पास्ट में भी काफी देखे हैं, लेकिन अभी ज्यादा केस स्टडीज हम नहीं लेंगे। जैसे एशियन ग्रेनिटो का केस था एक, इसमें मैं खुद भी फंसा था। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इसमें मैंने भी देखे कि यार बड़ा कम रेट पे लग रहा है। और ये देखिए ये स्टॉक प्राइस भी क्या था, ये आपका देखिए पहले 390 तक की स्टॉक प्राइस गया था। और ये राइट इशू कहीं इधर आया था 21-22 में, चलिए एग्जैक्ट कहाँ था। इसका हम कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ से मैं देखता हूँ। तो राइट इशू 21 में आया था, ये देखिए अभी 22 में भी आया था। थैंक मैंने शायद 21 वाला या 22 वाला कौन सा अप्लाई तो किया था, ये था शायद 22 वाला मान लेते हैं, या 21 वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपका राइट इशू 100 रुपीज पे आया था। दोनों को हम देखते हैं। राइट इशू ये आया था आपका 8 सितंबर 2021 में आया था ये, ठीक है। और इसके बाद 8 सितंबर 2021 को 100 रुपए पे आया था। 21 के बाद का हम प्राइस अगर देखेंगे, लेट अस सी, यहाँ पे 100 सितंबर 21, ठीक है। तो 100 रुपीज के आसपास ये राइट आया था, ये देखिए ये सितंबर और ये अक्टूबर। उसके बाद देखिए आपको ये प्राइस कहाँ पे गया, 42। अगर आप ये 2 साल 5 साल का प्राइस देखेंगे तो 34 तक का लो भी ये बनाया। तो ये एक चीज देखिए, मैं आपको इसलिए बताना ये केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। और जो इसके बाद का भी एक राइट इशू है, देखिए ये वाला 63 पे आया, ये 22 में आया, ठीक है। फिर कर दिया कंपनी ने राइट इशू, तो उस वो भी देखिए, फिर वो भी आपका अप्रैल 22। तो अप्रैल 22 ये कहाँ पे था, करीब करीब आपका यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, हाँ अप्रैल 22 था आपका, ये भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आसपास 40 रुपए के आसपास, नहीं इससे ऊपर था, अप्रैल अप्रैल वाला यहाँ पे, ओके सॉरी। तो ये 70 रुपीज के आसपास ये आ गया आपका, 100 के आसपास। ये एग्जैक्ट डेट में देख लेता हूँ। राइट इशू 11 अप्रैल को ये आपकी रिकॉर्ड डेट थी, ठीक है। ये रिकॉर्ड डेट है आपकी, राइट इशू रिकॉर्ड डेट आपकी आ गई। तो इसके बाद ये देखिए, तो 100 रुपीज के आसपास था उस टाइम पे भी। तो उसके बाद भी ये देखिए स्टॉक 39 30, कितने टाइम तक वो प्राइस ही नहीं आया है। देखिए ये आसपास में गया बीच में, लेकिन फिर इसमें सप्लाई आ गई 30 35 40 तक का ये प्राइस यहाँ पे। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए कि जो स्टॉक आपका अगर ऑलरेडी लॉस में चल रहा है या पास्ट में कंपनी ने पैसा नहीं बनाया है, तो वहां पे एक बार आप अवॉइड करिए, आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग को आप सिर्फ होल्ड रखिए। तो ये एक जनरल सा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट से अगर आप एवेल्युएट करते हैं। तो अदरवाइज अगर आपको मालूम है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, पास्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ है और फ्यूचर में भी आने वाली है ग्रोथ, पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है, तो देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, हमारी कोशिश की हम राइट इशू के बारे में बताएं। तो मेन पर्पस था कि बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो दैट इज द मेन पॉइंट। बाकी सब चीजें ठीक है, आप गलत हो गए, आपने सब्सक्राइब अप्लाई किया या ठीक है सही हो गए, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सबसे जरूरी जो हमें इस राइट इशू के केस में जो चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें एक्शन जरूर लेना है। आइदर तो हम राइट इशू को सेल करें, हमारी एंटाइटलमेंट को, या हम उसको अप्लाई करें। तो दिस इज द मेन हमारी वीडियो का पर्पस था। तो थोड़ा सा हमें और भी की कोशिश की, हम भी किस तरह से बाकी भी जितने पॉइंट्स हैं, क्या राइट इशू है, क्या किस तरह से काम करता है, और अप्लाई करें या ना करें, तो कुछ हमने वो पॉइंट भी डिस्कस किए कि किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया फंडामेंटल और एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हमने समझा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो काफ़ी लंबा चला गया ये वीडियो, तो बिकॉज कि थोड़ा सा मेरा पर्पस है, इसको शॉर्ट में रख सकते थे कि इतना बता दीजिए ठीक है, लेकिन मेरा था कि सभी पॉइंट कवर हो जाए, ये पूरा डिटेल में राइट इशू को समझे हम।
दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेके आते रहें। सो थैंक्स अगेन, गुड लक।